हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स में। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 हिंदी मॉडल पेपर 2। तो अपनी परीक्षा है जो आपकी 3 अप्रैल को परीक्षा है, उसकी संपूर्ण तैयारी के लिए ये मॉडल पेपर है वो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो तुरंत ही हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये जिस तरह से इसका पैटर्न दिया रखा है उसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो इसको आप पूरा देखिए और ध्यान से इसको देखेंगे किस तरह से अवसाद आएंगे, किस तरह से रिक्त स्थान आएंगे और किस छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, निबंध सारे क्वेश्चन है वो देखेंगे। और ये आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही सहयोगी है, बहुत ही अनिवार्य है। तो आप चलो शुरू करते हैं। तो आपका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का पूर्णांक आएगा और इसकी टाइमिंग है वो 2.5 घंटे की आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन आएंगे। जो आपके अवसाद वाले क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, वो 8 क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो इसमें लहरों के लिए, हवा के लिए, स्वच्छंदता के लिए, आकाश की शून्यता के लिए। तो इसमें उत्तर होगा आकाश की शून्यता के लिए। फिर है दूसरा, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो ये इसका आंसर होगा मार्च 1930 में, जो कि आपके पाठ में दिया हुआ है, मार्च 1930 में। फिर तीसरा प्रश्न है, आज का युग क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन है जो है लाख की चूड़ियाँ उसमें से है। तो इसमें औद्योगिक युग, विज्ञान का युग, दूरदर्शन का युग और मशीन युग। तो आज का युग है वो मशीन का युग है। अगला क्वेश्चन है, दीवाने संसार से संबंध रखते हैं आत्मीयता का, स्नेह का, कटुता का, समान भाव का। तो इसमें होगा समान भाव का। वो सभी को समान भाव से ही देखते हैं और समान भाव ही रखते हैं। तो समान भाव का। कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है। तो बूढ़ी काकी, बूढ़ी नानी, पड़ोसिन, अम्मा। तो इसमें होगा बूढ़ी नानी। तो बूढ़ी नानी है वो हमें सदियों से कहानी सुनाती आ रही है, नानी की कहानी जो कि प्रचलित है। तो बूढ़ी नानी। फिर इसमें छठा क्वेश्चन है, गोपी ने यशोदा को शिकायत की। ग्वाल बालों की, बलराम की, श्री कृष्ण की और श्रीदामा की। तो गोपी ने यशोदा से श्री कृष्ण की थी, जो कि श्री कृष्ण उनके घर में चोरी से घुसकर उनका दही, दूध, माखन खा जाते थे और जितना भाता उतना खाते थे और बाकी जो आंगन में बिखेर देते थे। तो उसकी शिकायत गोपियों ने यशोदा से की थी। फिर 7वां प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो उत, उद, उप, उन। तो इसमें उत होगा, उत प्लस कर्ष। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्रिया। तो उसको क्रिया कहते हैं। संज्ञा नहीं कहते, संज्ञा तो किसी नाम को कहते हैं। विशेषण है वो विशेषता बताता है। सर्वनाम है जो कि संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे क्रिया होगा। तो इस तरह से आपके 8 क्वेश्चन हैं वो वस्तुनिष्ठ आएंगे और जो कि सारे 1-1 नंबर के होंगे। और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के बाद में अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे 9 से 14 क्रम संख्या। तो 9वां प्रश्न है, सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह किसे बताया। तो सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह गुफा को बताया कि यहाँ पे मेरा कोई शिकार नहीं कर सकता और सामने समुद्र है और अपने लिए आरामदेह जगह उसने गुफा को बताया। फिर है 10, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कि 8 मार्च 1992 को मनाया गया। और ये जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस है वो आपके 2-2 नंबर के आएंगे। अगला क्वेश्चन है, कबीर किस भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते। तो इसका उत्तर होगा कि कबीर है जो कि कबीर है वो कहते हैं कि जो आडंबरपूर्ण जो दिखावे की भक्ति है वो ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं होती। जो दिखावा करते हैं, दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, आडंबरपूर्ण वो सच्ची भक्ति नहीं है। ईश्वर की भक्ति मन से कीजिए और दिखावा न करके जो मन से ईश्वर की भक्ति करता है वही सच्ची भक्ति होती है। फिर 12 है, झरती हुई पत्ती को थामने के लिए कौन बैठा है। तो इसका उत्तर होगा झरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ बैठा है। अगला क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
तो ये आपको दो मुहावरे आएंगे जो कि 2 नंबर के आएंगे। तो जिसमें आधा 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 दे रखा है, तो आधा तो इसका अर्थ होगा आधा, और आधा इसका जो वाक्य में प्रयोग करेंगे उसका होगा। तो दोनों को मिला के आपके 1 नंबर का होगा। इस तरह से आपके 2 नंबर का होगा। तो जान हथेली पर लेकर चलना, तो इसका अर्थ होगा मृत्यु से न डरना। और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि जो वीर जवान होते हैं, जो सेना पर कार्यरत हैं, सेना पर डटे हुए हैं, वीर जवान हैं, वो हमेशा अपनी जान हथेली पर लेकर ही आगे बढ़ते हैं। दूसरा मुहावरा है कातर ढंग से देखना। तो कातर ढंग से देखना यानी डर कर देखना। अब क्या इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? बिना वजह से पिटने पर विद्यार्थी है वो मुझे कातर ढंग से देखने लगा। डर कर देखना। फिर अगला क्वेश्चन है 14, विलोम शब्द का। अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अपकार, अपकार का होगा उपकार। उन्नति, उन्नति का अवनति। ये दोनों 1-1 नंबर के हैं। फिर आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न जो कि 15 से 22 तक है। ये लघुत्तरात्मक है तो इनके आंसर भी आपको थोड़े बड़े लिखने हैं, 3 या 4 लाइन में। तो ये क्वेश्चन इनके नंबरिंग है वो 4-4 नंबर के हैं। तो 15 है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? बस वाले पार्ट में से लिया गया है। तो किसके लिए कहा गया है? कि जो कंपनी का जो हिस्सेदार था उसके लिए कहा गया है कि इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो बस कंपनी का जो हिस्सेदार था वह भी बस में सवार था और वह बस की बुरी हालत के विषय में जानता था। उसे सब पता था कि बस मेरी बस कैसी है, वो कि कब खराब हो जाए मुझे पता है, कहीं भी कुछ भी पता नहीं है कि कब खराब हो जाए, कैसे चलती है। वह बस की बुरी हालत के विषय में पूरी तरह जानता था, लेकिन फिर भी वह अपने प्राणों की परवाह न कर उसमें सवार था। जो सवारें बैठती है उन्हें बस का पता नहीं होता है कि ये किस तरह की सिचुएशन में, किस स्थिति में है, लेकिन जो हिस्सेदार है उसे पूरी तरह पता है कि ये बस कैसी है और कहाँ कब खराब हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अपने प्राणों की परवाह न करके उसमें सवार होता है। इसलिए उसे क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, लेखक ने ऐसा कहा। फिर 6ठा प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो ओस की बूंद है वो क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने बड़ी निर्दयता से आनंदपूर्वक घूमने वाली बूंद को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए वह 3 दिन तक परेशान रही, इसलिए उसे क्रोध और घृणा से वो कांप उठी। 17वां क्वेश्चन है, पैदल यात्री के लिए सड़क के कोई प्रमुख 4 नियम बताइए। ये सड़क सुरक्षा नियम से संबंधित है। जो पैदल यात्री होते हैं वो जो सड़क पर चलते हैं तो उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो सड़क पर जो पैदल चलते हैं उनके लिए कुछ नियम है या फिर उनको अपनी तरफ से कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दौड़कर या जल्दबाजी में कभी भी सड़क पार नहीं करनी चाहिए और सड़क पर अगर चल रहे हैं तो भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। अगर खड़ी गाड़ियों के सामने से या बीच में से सड़क पार ना करें, क्योंकि गाड़ियां उसमें बैठा है तो गाड़ी ड्राइवर ध्यान न दे वो गाड़ी कभी भी चल सकती है। और सड़क के बीचों बीच कभी चलना नहीं चाहिए। सड़क पार करते समय ये ऐसा मोड़ आ जाए, ऐसे एकदम यू टर्न से जहाँ से आने वाला वाहन आपको न दिखे तो आपको न देश के ऐसे मोड़ से सड़क पार नहीं करनी चाहिए। और मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए सड़क पार नहीं करनी चाहिए। सड़क पर चलते हुए मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह से कुछ नियम है उनका पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, आपके ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हमारे गांव में, ये कल्पना के आधार पर क्वेश्चन है कि इस पर हम अपनी कल्पना के आधार पर भी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। जैसे स्वच्छता के संबंधित है तो जैसे हमारे गांव में स्वच्छ भारत मिशन का यह प्रभाव पड़ा कि सब घरों में शौचालय बन गए और सड़कों और नालियों की सफाई पर सबका ध्यान रहता है। गांव में पानी के जो स्रोत है, पेयजल के जो स्रोत है वो स्वच्छ रखे जा रहे हैं और सभी लोग क्या स्वच्छता का महत्व समझने लगे हैं। अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और घरों के बाहर जो गलियां और नालियां हैं उनकी भी साफ सफाई रखते हैं। और हमारा गांव है जो पूर्णतया खुला शौच मुक्त हो गया है
और स्वच्छता पर सभी ग्रामवासी है वो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। इस तरह से स्वच्छ भारत मिशन का हमारे गांव पर प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। विशेषण जैसे काला है तो काला शब्द है उस पर हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि यह काला घोड़ा तेज दौड़ता है। और भी जैसे दूसरा है मेरे पास काला रंग का कुर्ता है। फिर दूसरा है श्रेष्ठ, लिखेंगे कि मोहन है वो श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करता है। और जयपुर है, जैसे जयपुर श्रेष्ठ शहर है। फिर है तीसरा जयपुरी, ये विशेषण शब्द है जयपुरी। जयपुर में जयपुरी रजाई मिलती है, या फिर जयपुर में बंदेज की जयपुरी साड़ियाँ मिलती है। और जैसे गीता है, गीता जयपुरी साड़ी पहनती है। सत्यवादी, तो इसका करेंगे कि जैसे राजा हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, हमें सत्यवादी होना चाहिए। गांधी जी सत्यवादी थे। इसी तरह परीक्षा में अगर आपके पास कोई शब्द आएगा तो उस शब्द का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य का निर्माण करना है। जैसे 4 आएंगे तो ये 4 नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन है 20वां, निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यह व्याख्या से प्रश्न आएगा जो कि 4 नंबर का होगा। तो इसमें करेंगे जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो इसका प्रसंग सह प्रसंग का है, तो पहले इसका प्रसंग होगा फिर इसकी व्याख्या होगी। अब प्रसंग में क्या लिखेंगे, ये कबीरदास जी का दोहा है, तो कबीरदास जी के दोहे हैं वो साखी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत साखी या दोहा। प्रस्तुत साखी है वो कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर की साखियों से ली गई है। यहाँ पर कबीर ने मनुष्य को जाति पाति की भावना को त्याग कर जो ज्ञान की बातें हैं उनको ही ग्रहण करने की सलाह दी है, कि ज्ञान की बातों से ही मतलब रखना चाहिए, जाति पाति का ज़्यादा ज्ञान नहीं रखना चाहिए। तो ये तो बातें प्रसंग में आएंगी। फिर आएगी व्याख्या। तो व्याख्या में लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी जाति न पूछो साधु की, कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि ये साधु किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस समुदाय का है, ये नहीं पूछना चाहिए, इसमें रुचि नहीं रखनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान की, उनसे ज्ञान की बातें ही पूछ लेनी चाहिए, ज्ञान की बातें ग्रहण करनी चाहिए। मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि उसकी ज्ञान युक्त बातों से ही होता है। अब इसमें उदाहरण दिया है तलवार और म्यान का। तो जिस प्रकार से हम जब तलवार खरीदते हैं तो मोल भाव तलवार का ही होता है, म्यान का नहीं होता। तो मोल तलवार की देखभाल होती है, उस चारों तरफ उसको देख परख के ही तलवार की जाती है, म्यान की नहीं की जाती। तो म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना है, म्यान तो केवल तलवार रखने के लिए होती। उसी प्रकार साधु की जाति वर्ग के बारे में न पूछकर उनसे ज्ञान की बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। इसमें 6 आएंगे शब्द और उनके अपने को अर्थ से मिलान करना है। ये जो हमारे पाठ में शुरुआत में जो शब्दार्थ हैं उसी से संबंधित है, और ये 6 हैं तो प्रत्येक 1-1 नंबर का है और 6 नंबर से आएंगे। जैसे हस्ती, तो हस्ती का अर्थ होगा सामर्थ्य, हस्ती सामर्थ्य। फिर बंधन, बंधन का होगा बेड़ियां। सौरभ, सौरभ का अर्थ होगा खुशबू। झरती, झरती का अर्थ होगा गिरती। मोल, मोल का अर्थ होगा मूल्य। धाम, धाम का अर्थ होगा भवन। इस तरह से आपको मिलान करना है या फिर उसके सामने अर्थ लिखना या मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 6 क्वेश्चन है, 6 प्रश्न है और प्रत्येक में 1-1 नंबर का है, तो इस तरह से 6 प्रश्न है 6 नंबर के। तो पहला है कह कंचन के, जो आपको ये जो कोष्टक दे रखा है उसमें से ही आपको बढ़ना है। कह कंचन के धाम सुहावत, तो इसमें आएगा अब। कह कंचन के अब धाम सुहावत।
ख है सुर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। सदियों से बूढ़ी नानी तमाम बच्चों को सुना रही। पक्षियों की पंखों पर तिरता है, दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। इस तरह से आपको इसमें से छांट के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें एक गद्यांश दिया होगा जो कि आपके पाठ से ही आएगा और इस गद्यांश से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो प्रत्येक 2-2 नंबर के होंगे। इस तरह से ये 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ी में होती है, लाख में कहाँ संभव। तो हमने गद्यांश पढ़ लिया है। अब इसका हम प्रश्न देखेंगे। तो क्या है, गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है। तो इसमें उत्तर होगा इसका कि गद्यांश में संवाद है वो लेखक और बदलू के मध्य हो रहा है। बदलू जो चूड़ियाँ बना रहा है वो लेखक को लल्ला कह रहा है। तो लेखक और बदलू के मध्य हो रहा है। ख, बदलू की बनाई चूड़ियों की पूछ कम क्यों हो गई थी। तो बदलू ने कहा था कि आजकल का युग है वो जो मशीनी युग है। बदलू के अनुसार कि मशीनों से जो कांच की चूड़ियाँ हैं उनका गांव गांव में प्रचलन हो गया था। इस कारण बदलू की लाख की चूड़ियों की पूछ कम हो गई थी और सब कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गए थे। कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों से सस्ती होती थी और इसलिए उसकी लाख की चूड़ियों को कोई पूछ नहीं करता था। फिर है मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा। तो इसमें बदलू ने क्या कहा, जो मशीनी युग है, बदलू ने कहा अब सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और जो कांच की सुंदर चूड़ियाँ भी होती है वो मशीनों से बनती है और ये मशीनी युग है। फिर घ, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। चालू का विलोम शब्द ढूंढने अपने को। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द, चालू का बंद, बद्दापन का विलोम शब्द होगा सुंदरता। इस तरह से आपको चारों प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि 8 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 24 कि इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही अथवा में आएंगे। तो पहला प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। या फिर छात्र एवं प्राचार्य के मध्य नवीन प्रवेश हेतु संवाद लिखिए। छात्र, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। प्राचार्य, हाँ आओ। तो इन दोनों में से अगर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है तो प्रार्थना पत्र लिखेंगे और अगर आपको संवाद लिखना है तो संवाद, दोनों में से एक करना है जो कि 8 नंबर का है प्रश्न। शुल्क मुक्ति यानी फीस माफ की प्रार्थना पत्र, इसके लिए वही सेवा में इसमें विद्यालय का नाम नहीं दे रखा है और नए छात्र का नाम नहीं दे रखा है, तो आप अपने विद्यालय का नाम और अपना स्वयं का नाम लिख सकते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय और फिर नीचे अपने विद्यालय का नाम और अपने गांव शहर का नाम। विषय में क्या लिखोगे, शुल्क मुक्ति के संबंध में प्रार्थना पत्र या शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। फिर नीचे महोदय और महोदय के बाद में सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया है। या फिर इस तरह लिख सकते हो कि मेरे पिताजी एक साधारण मजदूर है और हमारे पास आजीविका का कोई पर्याप्त साधन नहीं है। फिर अपनी स्थिति कि मैं अध्ययन करना चाहती हूँ परंतु गरीबी के कारण मैं पाठ्य सामग्री और विद्यालय की जो शुल्क है उसकी व्यवस्था करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी स्थिति पर विचार करते हुए मेरे विद्यालय शुल्क से पूर्णतया मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। और नीचे आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, या फिर शॉर्ट में आप लिख सकते हो प्रार्थी। ये छोटा सा नाम है प्रार्थी।
प्रार्थी का अर्थ होता है प्रार्थना करने वाला। प्रार्थी लिख के नीचे अपना नाम और अपनी कक्षा और यहाँ पे दिनांक। इस तरह से आपको ये प्रार्थना पत्र लिखना है। और अगर आप संवाद लिखना चाहते हो तो इसमें दो तो दे रखे हैं, छात्र और प्राचार्य का। श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्राचार्य जी हाँ आओ। फिर छात्र कहते हैं कि मैं विद्यालय में प्रवेश के संबंध में, कि मैं विद्यालय में प्रवेश चाहता हूँ। फिर प्राचार्य जी कहते हैं हाँ जरूर, पर पहले बताओ कि आपने पहला विद्यालय क्यों छोड़ा। छात्र तो फिर छात्र जो भी कारण बताएगा, या तो तबादला बताएगा या फिर उच्च शिक्षा बताएगा। तो इस तरह से आपको अपनी कल्पना के आधार पर इस संवाद को आगे बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि 8 नंबर का है। इसमें आपके पास 4 विकल्प होंगे। निबंध है वो 4 निबंध दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। तो आप अपनी तरफ से कोई 7, 8, 10 निबंध तैयार करके जाइए। उनमें से आपके ये इनमें से कोई एक निबंध आएगा। और आपको आपकी कल्पना शक्ति के आधार पर निबंध लिखना अवश्य आना चाहिए। और निबंध आप पॉइंट पर लिखोगे, पॉइंट के अनुसार बना के लिखोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पहले प्रस्तावना, फिर बीच में और लास्ट में उपसंहार, और बीच में और 2-3 पॉइंट देके, जैसे बालिका शिक्षा, आदर्श विद्यालय, मेरा प्रिय खेल, स्कूल की पिकनिक। तो इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो इस तरह से हमने मॉडल नंबर 2 है वो उसको सॉल्व किया है, उसको हल किया है। और आप ये मॉडल है आपके लिए बहुत ही सहायक होगा आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए, जो कि 3 अप्रैल को हिंदी की होगी। उसमें के लिए ये बहुत सहायक है। तो इसका पूरी तरह से अपनी नोटबुक में नोट करके बार बार इसका अवलोकन कीजिए और इसी तरह से अपनी तैयारी जारी रखिए। आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका हिंदी का पेपर है वो बहुत ही अच्छी तरह हो और आप अधिक से अधिक मार्क्स है वो ले पाएँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि मुझे क्या अगले मॉडल नंबर 3 का वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो कमेंट में ज़रूर बताइए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।